हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे जिस टॉपिक को कवर करना है वो मैक्सवेल ने क्या प्रेडिक्शन की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ठीक है, किस तरह से इसकी प्रेडिक्शन हुई थी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। ठीक है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एक्सप्रेशन को भी डिराइव करेंगे। ठीक है, और किस तरह से एनर्जी डेंसिटी हम लोग निकालते हैं, ये सारी बातें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती कैसे है। ठीक है, EM वेव कैसे निकलती है। तो सबसे पहली बात जो हुई यहाँ पे, the time varying magnetic field is a source of electric field। सबसे पहली बात तो ये की गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकेंड बात क्या थी यहाँ पे, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड is a source of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कब होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस होती है और मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है। सबसे पहली बात हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे है, जब हमारे चार्जेस रेस्ट पे होंगे, चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कांस्टेंट होती है और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो होती है। अब हम लोग बात करते हैं चार्जेस अगर मोशन में आ जाए, चार्जेस आर इन मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों नॉन जीरो होती हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो वेरिएबल होती है। ठीक है, चार्जेस के मोशन की वजह से वो वेरिएबल होती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है आपकी कांस्टेंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी होती है कांस्टेंट। अब थर्ड टाइप में एक्सेलरेटेड चार्ज। अभी तक मोशन, देखिए रेस्ट की बात हुई, मोशन की बात, अब एक्सेलरेटेड चार्ज की, एक्सेलरेटेड चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों नॉन जीरो होती है, दोनों नॉन जीरो, बट दोनों वेरिएबल होती हैं। यही चाहिए, दोनों वेरिएबल होती है। हमने ये मैक्सवेल ने ये बताया कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसर्स अ EM वेव। ठीक है, तो इतनी बात हमने डिस्कस कर ली यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि एक्सेलरेटेड। अब मुझे ये तो पता चल गया कि इनकी वजह से EM वेव आती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज अ सोर्स ऑफ EM वेव। ठीक है, अब EM वेव क्या होती है, अब हम EM वेव को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, EM वेव्स आर द वेव्स रेडिएटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन लिखने को आ जाएगी तो आप ऐसे लिखेंगे, EM वेव्स आर द वेव्स रेडिएटेड बाय accelerated charge which propagate as coupled electric and magnetic field oscillating perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation। ठीक है, इसका ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो आपकी EM वेव जो प्रोड्यूस होंगी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से, और जो कपल्ड में प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, जो कपल्ड में ऑसिलेट होंगी, मतलब किस तरह से, अगर वेव आपकी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, अगर यहाँ पे मूव कर रही है तो इसकी जो वाई डायरेक्शन में वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जो जेड डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आपकी EM वेव है इस एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी, यहाँ पे प्रोपेगेशन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इनकी वेव्स अगर मुझे बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है,
ये मेरी जेड एक्सिस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वाई एक्सिस में ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, ये आपकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और जेड डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएंगे, हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये आपकी जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये जेड डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। और प्रोपेगेशन आपका किस डायरेक्शन में है, वो है आपका एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब हम लोग इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में डेराइव कर लेते हैं। सब इसकी बात करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। हम लोगों ने 11th में ईएम वेव हम लोगों ने 11th में जब वेव मोशन पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। अगर वो प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है, तो हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी होगी तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ई वेक्टर इज इक्वल टू, ई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो इसका जे कैप हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में हमारी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जेड डायरेक्शन में मेरी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, कंसीडर एन ईएम वेव moving in x-axis and E is oscillating in y-axis and B is oscillating in z-axis। देखिए, अगर बी जेड एक्सिस में ऑसिलेट कर रही है तो मुझे ये पता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करती है, ठीक है, तो उसको हम लोग उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे लिखते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे के आपका क्या होता है, एंगुलर वेव नंबर, के इज इक्वल टू एंगुलर वेव नंबर, और यहाँ पे जो आपका लैम्डा होगा वो वेवलेंथ होगा, और यहाँ पे के आप किस तरह से डिफाइन, के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे जो लैम्डा होगी वो ओमेगा क्या होगा, 2 पाई बाई टी, ठीक है। और यहाँ पे टी आपका होगा क्या, टाइम पीरियड होगा, और ओमेगा आप लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 2 पाई बाई टी, ठीक है। और म्यू आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, जो 1 बाई टी के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिख ली। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड आप लोग कैसे किस डायरेक्शन में है आपकी, जेड डायरेक्शन में, बी जेड के कैप, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो बी एक्स डायरेक्शन में तो 0, बी वाई डायरेक्शन में 0। अब अगर मुझे इसकी वेव इक्वेशन लिखनी होगी तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के कैप, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे जे कैप होगी, यहाँ पे होगी आपकी के कैप, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम कहानी है, यहाँ पे के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जो बी है, अगर आपसे पूछो कि अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी होगी, ठीक है, तो अगर मुझे वेव डायरेक्शन निकालनी होगी, वेव डायरेक्शन अगर मुझे, देखिए बी अगर आपकी है एक्स एक्सिस में, ठीक है, और ई आपकी है जेड एक्सिस में, ई आपकी है जेड एक्सिस में, तो मुझे ये निकालना है कि वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, ठीक है। तो मुझे ये पता है ईएम वेव की डायरेक्शन मुझे निकालनी है, ठीक है। तो अब मुझे स्पीड ऑफ ईएम वेव लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ ईएम वेव, सी एफ का क्या होता है, ई नॉट बाई बी नॉट, ठीक है, ई नॉट बाई बी नॉट, ठीक है, ई बाई बी, ये होती है कहानी वैक्यूम की, ठीक है। वैक्यूम में हम लोग इस तरह से निकालते हैं। अगर मीडियम हो जाएगा तो वी इज इक्वल टू ई बाई बी, ठीक है, ये बात होती है मीडियम के बारे में, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी होगी तो डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव इज गिवन बाय ई क्रॉस बी, ठीक है, इससे मुझे डायरेक्शन मिल जाती है, ठीक है। तो अगर ई मेरा किस डायरेक्शन में, देखिए मुझे क्या दिया, ई आपका है जेड एक्सिस में, तो जेड में आपका क्या हो जाएगा, के कैप, इंटू बी आपका किस में, देखिए बी आपका है एक्स एक्सिस में, मतलब आई कैप। तो इसकी जो वेव की डायरेक्शन होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब जे कैप, के और आई के बाद पॉजिटिव, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी ईएम वेव की डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव इन द पॉजिटिव जेड एक्सिस में, क्योंकि के, देखिए ये जो हमारा साइक्लिक फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आई जे
के, ठीक है। जब आई जे होता है तो के आता है, जे के होता है तो आई आता है, ठीक है। तो जे और के और आई होता है तो हमारा जे आ जाता है। देखिए अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलते तो हमारा पॉजिटिव रहता है और क्लॉकवाइज में चलते तो मेरा नेगेटिव आ जाता है। तो देखिए के आई के बाद मेरा जे आ गया यहाँ पे। इस तरह से हम लोग इसकी जो है डायरेक्शन निकाल लेते हैं राइट हैंड रूल लगा करके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्शन बहुत अच्छे से निकाल ली। अब इन वैक्यूम अगर वैक्यूम में स्पीड की बात करें हम, इन वैक्यूम speed of EM wave is equal to c into 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इज गिवन बाय एफ लैम्डा, ठीक है। ये आपकी न्यू क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा आपका क्या है? ये वेवलेंथ है। म्यू आपकी फ्रीक्वेंसी, लैम्डा आपका क्या है? वेवलेंथ, वेवलेंथ। अब सी आपको पता है, सी इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी, और म्यू नॉट इज इक्वल टू परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट है आपका परमिटिविटी। अगर मैं ये तो देखिए ये हमने बात की वैक्यूम की, ठीक है। अगर मैंने मीडियम की बात की होती तो मीडियम में हम लोग कैसे निकालते? 1 बाई अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब हम लोग इसके क्वेश्चन से एक आध कर लेते हैं, इससे हम लोग ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज EM वेव ट्रेवल इन अ मीडियम at a speed 2 into 10 to the power 8 meters per second, 10 to the power 8 meter per second. The relative permeability of the medium is 1. Find the relative permittivity. ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता है कि हम अगर मुझे दिया क्या है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपको जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है, देखिए म्यू आर आपको कितना गिवन है? रिलेटिव परमिएबिलिटी आपको गिवन है 1, ठीक है। आपको रिलेटिव परमिटिविटी आपको निकालनी है, ठीक है। और ये जो वेव, ये जो स्पीड है मीडियम, ये मीडियम में आपकी स्पीड की गिवन है 2 into 10 to the power 8, ठीक है। तो मुझे मीडियम में अगर मुझे निकालनी है तो 1 बाई अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन होता है, ठीक है। तो म्यू बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर, ये मुझे पता है। रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग ऐसे निकालते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी ऐसे निकालते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग कैसे निकालेंगे? E अपॉन E नॉट, ठीक है। तो यहाँ देखिए मुझे रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। म्यू मुझे निकालना है, ठीक है। मुझे म्यू चाहिए, तो म्यू आपका कितना हो जाएगा? म्यू आर म्यू नॉट, ठीक है। और यहाँ पे एप्सिलॉन कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये सारी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन सारी वैल्यू को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। 1 बाई म्यू आर एप्सिलॉन आर, 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा ये मुझे पता है C इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं 1 बाई अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर V, ठीक है। अब V की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू C बाई V। C की वैल्यू क्या है? 3 into 10 to the power 8 बाई 2 into 10 to the power 8, ठीक है। 10 to the power 8 विल बी कैंसल आउट, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू आर एप्सिलॉन आर। मुझे निकालना है एप्सिलॉन आर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर हम इसका स्क्वायर कर दें 9/4 इज इक्वल टू म्यू आर एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर मुझे निकालना है, तो 9/4, ठीक है। 9/4 मतलब 2.25, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाएगी 2.25, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी मुझे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उन सारी बातों के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज, अ प्लेन EM वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज travels in free space along, free space means vacuum, along the x direction, ठीक है। at a particular point in space
पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम, ई वेक्टर आपका गिवन है 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर, व्हाट इज बी एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि सी आपका होता क्या है, सी इज इक्वल टू ई बाई बी आपका होता है। ठीक है, सी की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁸, ए की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 6.3 अपॉन बी, तो बी की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, बी इज इक्वल टू 6.3 अपॉन 3 इंटू 10⁸, 3 2 6, 2.1 इंटू 10⁻⁻8, 2.1 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। ये आपने निकाली इसकी मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, अगर मुझे वेव की डायरेक्शन चाहिए तो मुझे कैसे निकलती है, ई क्रॉस बी से। अच्छा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आपकी, जे कैप में। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख लिया जे कैप, और जो वेव आपकी प्रोपेगेट कर रही है अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी टू ट्रेवल इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, इसकी जो मूविंग है ये है आपकी एक्स यानी कि आई कैप। तो ये मैं क्या करूँ, यहाँ पे ये बी की डायरेक्शन कैसी होगी, के कैप होगी, तब मेरा आई आएगा, जे के बाद पॉजिटिव है, यानी कि अगर आई कैप, तो ये जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो मुझे डायरेक्शन मिली है यहाँ पे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो मुझे मिली है वो पॉजिटिव जेड है, पॉजिटिव जेड एक्सेस की डायरेक्शन में मुझे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जे और के को करेंगे तभी वो आई डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करेगी। ठीक है, जे के बाद आई होता है, तो ये पॉजिटिव जेड एक्सेस की तरफ, दिस इज द प्रोपेगेशन। ठीक है, जस्ट मिनट, पॉजिटिव, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने इसको पूरा डायरेक्शन के बाद इसको डिफाइन कर लिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन होगी वो सारी बातें हम लोग, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्जाम्स में रिपीट भी हो चुका है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is given by By equal to 2 into 10⁻⁻7 sin 0.5 into 10⁻³ x plus 1.5 into 10⁻11 t टेस्ला। ठीक है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना क्या क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। सेकेंड मुझे क्या निकालना है, राइट एन एक्सप्रेशन फ्रॉम द, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखिए आपको क्या क्वेश्चन गिवन है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻7 साइन 0.5 इंटू 10⁻³ x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 t टेस्ला। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, बी वाई इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, इससे कंपेयर करो तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.5 इंटू 10⁻3, और के होता क्या है आपका 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा आपका कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इसको जब आप यहाँ पे 0.5 है, ठीक है, तो इसको आपने यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई, लैम्डा इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻3। ठीक है, ये आपकी वेवलेंथ आ गई। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे, वेवलेंथ आपके मीटर में आएगी। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो न्यू आपका कितना है 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1.5 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 पाई अपॉन 1.5 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे ना कि 4/3 पाई इंटू 10⁻11, 4/3 पाई इंटू 10⁻11, ये आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी। अब मुझे निकालनी है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट। ठीक है, तो ई नॉट मुझे अगर निकालना है तो सी इंटू बी नॉट हो जाएगा। सी आपका कितना गिवन है, ई नॉट सी आपका कितना होता है 3 इंटू 10⁸, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी कितने 2 इंटू 10⁻⁻7, 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, 6 इंटू 10 यानी कि 60 वोल्ट पर मीटर। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है वो 60 वोल्ट पर मीटर आई है, 60 वोल्ट पर मीटर, ये आपकी आई है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मुझे इसका एक्सप्रेशन लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ई नॉट कितना है आपका 60 इंटू साइन 0.5 इंटू 10⁻3
x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 1.5 इंटू 10⁻11 t, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग लिखेंगे, ठीक है, तो ये आपकी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम, ठीक है। ये वोल्ट पर मीटर में आएगी आपकी, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक मेरा क्या है, मेरा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये ट्रांसवर्स इज नेचर होती है, ठीक है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल डाटा में कैसे प्रूव किया, ये इस सारी बातों को हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा इसमें वो है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। सबसे पहली बात, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव वो वेव जो प्लेन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट होती है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, जो आगे और पीछे इस तरह से ऑसिलेट करे, आगे और पीछे ऑसिलेट करती है। ऊपर नीचे जो परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, और जो मतलब लेंथ के अलॉन्ग ऑसिलेट करती है उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल। तो सबसे पहले तो ट्रांसवर्स का आप लोग मीनिंग समझिए, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, आपकी वेव है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, वो आपकी जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। ये आपकी एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने जो बनाई है ये मैंने जेड डायरेक्शन में बनाई है, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। और मुझे यही बताना है, ये जो वेव जिस तरह से प्रोपेगेट कर रही है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये एज अ कपल्ड परपेंडिकुलर है उस प्रोपेगेटिंग वेव के, ठीक है। इन्होंने कैसे प्रूव किया, ठीक है। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या था, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इस तरह की दो प्लेट लगाई। सबसे पहले उन्होंने इस दो तरह की प्लेट लगाई, यहाँ पे इन्होंने दो स्फेयर लिए, ये स्फेयर इन्होंने कैसे लिए, ये ब्रास के स्फेयर थे, ठीक है। अब इसके साथ इन्होंने एक इंडक्टर उन्होंने कनेक्ट कर दिया, इंडक्टिव कॉइल, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक कॉइल को कनेक्ट कर दिया, इंडक्टिव कॉइल, ठीक है। इसके अक्रॉस इन्होंने दिया इनपुट, यहाँ पे इन्होंने दिया इनपुट, ठीक है। जब इसको इनपुट मिला, ठीक है, तो इसमें इसके बीच में क्या आया, ठीक है, ये एक आपका देखिए ये एक कैपेसिटर की तरफ रिएक्ट करेगा, ये दोनों, ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ये इसकी निगेटिव प्लेट है, एक कैपेसिटर की तरफ। जब आपने इसमें इनपुट दिया, ठीक है, तो इसके साथ इसको जो इसका जो वेव का जो नेचर मिला, ठीक है, वो कुछ इस तरह का मिला, ठीक है। फिर उसके बाद जब इसने फिर दो स्फेयर लगाए यहाँ पे, ठीक है, S' एंड S2', ठीक है। तो इसके अक्रॉस इसको ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेट कर रही थी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेट कर रही है तो ठीक है, उसमें EMF तो मिलना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि स्पार्कलिंग प्रोड्यूस हुई, ठीक है। ये जो S1 और S2 आपने बनाए हैं, ये S1 और S2 स्फेयर, ये हैं आपके ब्रास के, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्पार्कलिंग, ये इसका ऐसा सेटअप था। ये जो आपकी पॉजिटिव और निगेटिव था, ये है आपके कैपेसिटर, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, इसको एज उन्होंने ट्रांसमीटर की तरह यूज़ किया। हर्ट्ज ने इसको, इन दोनों प्लेट को ट्रांसमीटर की तरह यूज़ किया। यहाँ से इन्होंने इनपुट दिया, ठीक है। यहाँ से इन्होंने देखा ये जो EM वेव है ये कुछ इस तरह से प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग पहले भी चैप्टर में निकाल सकते हैं, 2π√LC, ठीक है। इंडक्टर के क्रॉस हम लोग जब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हम लोग नहीं, तो यहाँ पे हम लोगों को इसकी जो मिली है ये है EM वेव्स, सोर्स ऑफ EM वेव। देखिए यहाँ से जब ये एक्सेलरेटेड चार्ज, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ जब ये जो चार्जेस थे, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव जो चार्ज थे, यही एक्सेलरेट हुए। यहाँ से इनको जैसे कि इंडक्टर जो लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ से इन चार्जेस का ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, सोर्स ऑफ EM वेव इज एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ठीक है। जब चार्जेस एक्सेलरेशन में आ जाते हैं, ठीक है, तब मुझे वहाँ पे EM वेव मिल जाती है, ठीक है। अगर देखिए, अगर इफ S1 एंड S2, ठीक है, इफ यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ स्फेयर S1' एंड S2' आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू S1 एंड S2, ठीक है। अगर ये इसके परपेंडिकुलर
रख लिए जाएंगे। तो देयर इज नो स्पार्कलिंग इज प्रोड्यूस, ठीक, देयर इज नो स्पार्कलिंग, ठीक है। जैसे ये जो स्फेयर रखे हुए हैं मेरे यहाँ पे, ठीक है, अगर ये दोनों स्फेयर, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये जो स्फेयर है, अगर मैंने इनको स्फेयर को परपेंडिकुलर रख दिया, ठीक है, पहले क्या थे ऐसे खड़े हुए रखे हुए थे, अगर मैंने इनको परपेंडिकुलर, तो ईएम वेव परपेंडिकुलर नहीं प्रोड्यूस हो पाएगी, ठीक है, स्पार्कलिंग तो हमारे स्पार्कलिंग प्रोड्यूस नहीं होगी, हेंस ईएम वेव्स आर नो स्पार्कलिंग, हेंस ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है। इन्होंने ऐसे ही सेटअप किया था कि पहले इन्होंने जब S1 और S2 को, ठीक है, एज इट इज रख दिया था, ठीक है, तो उन्होंने देखा ईएम वेव प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने परपेंडिकुलर रखा तो ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। इसका मतलब वो परपेंडिकुलर ही प्रोपेगेट करती है, वो तो ई और बी आपकी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन डिराइव करके देखते हैं, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स, ठीक है। ये मुझे कैसे करना है, कंसीडर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कंसीडर एन ईएम वेव ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और बी आपका क्या है, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ई और बी, ये जो है ई एंड बी डिपेंड्स ऑन, ई एंड बी डिपेंड्स ऑन ओनली एक्स एंड टी। देखिए एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो वो एक्स और टी में ही डिपेंड करेगी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं एक क्यूब को कंसीडर कर लेती हूँ, ठीक है, ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, ये मेरा वाई डायरेक्शन है, ये जेड वाई एक्स, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से इसका क्यूब बनाया, ठीक है, ये आपका क्यूब बन गया। यहाँ पे हम लोग नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ रही है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ रही है और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बाय यूजिंग गॉस थ्योरम देखते हैं, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है, ई डॉट डी एस, देखिए उसका एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उसका एरिया वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन, यानी कि उनके बीच का एंगल कैसा है, उनके बीच का एंगल कैसा हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ई डॉट डी एस हमारा कैसा होगा, जीरो, फॉर किसके लिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्यों, क्योंकि जितना फ्लक्स उसमें आ रहा उतना ही टोटल फ्लक्स, देखिए जितना यहाँ से एंटर कर रहा है उतना बाहर निकल रहा है, इसका मतलब इसका जो ई डॉट डी एस है वो जीरो होगा, ठीक है। तो इट डज नॉट इंक्लूड, यहाँ पे लिख सकते हैं इट डज नॉट इंक्लूड एनी नेट चार्ज, कोई इसके अंदर चार्ज इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो ई डॉट डी एस इसका हो जाएगा जीरो। अब हम लोग बात कंसिडर करते हैं द क्यूबर्टिकल सरफेस, cubical surface is divided into 6 parts, 6 parts। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ई डॉट डी एस फॉर ए बी सी डी प्लस ई एफ जी एच ई डॉट डी एस, ये पेयर की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। एक तो ये मेरा पेयर हो गया, ठीक है। फिर हम दूसरा देखते हैं ई डॉट डी एस फॉर ए डी ई एफ, ठीक है। फिर इसका हम लोग देखते हैं बी सी एच जी ई डॉट डी एस। देखिए हम इसके आमने सामने के पेयर कंसिडर करते थे, पहले ए बी सी डी हम लोग कंसिडर करेंगे, ई एफ जी एच हम लोग इसके ये दोनों सरफेस का कंसिडर करेंगे, फिर ऊपर नीचे वाली सरफेस का कंसिडर करेंगे, ठीक है, फिर अगल बगल वाली सरफेस का करेंगे, फिर आगे पीछे वाली सरफेस का कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अगली सरफेस की, प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ए बी जी एफ प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू डी सी एच ई, ठीक है।
तो यहाँ पे जब मुझे इसका फाई डॉट डी ई डॉट डी एस हम निकालेंगे, सिंस ई एंड बी फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन वाई एंड जेड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वाई और जेड पर डिपेंड नहीं कर रही, वो एक्स और टी पर डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। हेंस द कंपोनेंट इन वाई एंड जेड डायरेक्शन कैंसल आउट इन पेयर, ठीक है। तो y और z इनकी जो पेयर है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों पेयर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हम ये देखते हैं यहाँ पे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस ए बी सी डी प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जी ई एफ जी एच, ठीक है। केवल यही बचेगा क्योंकि बाकी सारी टर्म हो जाएंगे आपके कैंसिल यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जब देखना है तो इसका केवल एक ही टर्म बचने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ई एक्स, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, केवल ये वाला टर्म आपके बचेंगे ए बी सी डी, और ये वाले दोनों टर्म आपके हो जाएंगे कैंसिल। देखिए ये हैं कैसे, ए बी, देखिए एक्स डायरेक्शन में तो वो मूव कर रही है, ये तो मुझे रखना है, ऊपर नीचे वाला ये पेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आगे पीछे वाला पेयर है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल ये जो वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है केवल उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं इसका फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई एक्स, उनके बीच का एंगल है, देखिए पहले तो उसका एंगल है वहाँ पे 0, ठीक है। अब हम लोग उसके बाद का जो एंगल है ई एक्स इंटू डी एस, ई एक्स इंटू डी एक्स इंटू कॉस 0 प्लस ई एक्स डैश डी एस कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, तो ई एक्स कॉस 0 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई एक्स डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स डैश इज इक्वल ई एक्स माइनस ई एक्स डैश इज इक्वल टू 0, तो ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स डैश। देखिए इनको जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा डी एस, देखिए एरिया कभी 0 हो नहीं सकता, ठीक है। तो मुझे इसको भी 0 करना पड़ेगा, तो ई एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स में दोनों बराबर हो जाएगी, तो हम लोग ये भी नहीं ले सकते ई एक्स बराबर ई एक्स डैश, इसको हम लोग 0 लेकर के देखते हैं, ठीक है। जब हम इसको देख रहे 0 ले लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एज कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट प्रोड्यूस ईएम वेव। देखिए अगर यहाँ पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल गई तो ये तो ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट प्रोड्यूस ईएम wave, hence x must be 0, x is equal to 0। यहाँ से हम लोगों ने प्रूव, अब हम लोग यहाँ पर सिमिलरली ऐसे ही प्रूव कर देंगे, सिमिलरली bx is equal to 0, e and b is perpendicular to the direction of propagation of wave, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ, हेंस ईएम वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर, यहाँ से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये जो ईएम वेव है आपकी ट्रांसवर्स होती है नेचर में, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक जो कंसीडर करने जा रहे हैं वो है एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स, ठीक है। अब ईएम वेव्स की एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर होगी, ठीक है। तो ईएम वेव एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर होगी, एनर्जी डेंसिटी ये बराबर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी के बराबर होगी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी डेंसिटी होती है स्मॉल यू प्लस इक्वल टू यू ई प्लस यू बी, ठीक है। तो यू ई होता क्या है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और यू बी क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये होती है, ठीक है। तो यू होता क्या है, एनर्जी डेंसिटी होती क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यू इज इक्वल टू यू ई प्लस यू बी, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक है। ई होता क्या है यहाँ पे, ई आर एम एस होता है यहाँ पे, और बी आपका क्या होता है, बी आर एम एस होता है, ठीक है। तो ई आर एम एस होता क्या है आपका ई नॉट बाई रूट 2, ठीक है। और बी आर एम एस क्या होता है बी नॉट बाई रूट 2। इन सारी वैल्यूज़ को जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो मिलने वाला है b इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बाई रूट 2 का
होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस बी नॉट बाई √2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक है। इसको जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो यू इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। अब सी मुझे पता है, सी इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट होता है और बी नॉट आपका क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई सी। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी आपकी क्या, तो यू इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट ई नॉट बाई सी का होल स्क्वायर। तो यू इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 ई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, 1/4 ई नॉट का स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट प्लस 1/c स्क्वायर म्यू नॉट, ठीक है। अब सी की वैल्यू आपको मिली है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर कर देंगे सी स्क्वायर अपॉन का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, सी स्क्वायर म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यू आपका कितना हो जाएगा, 1/4 ई नॉट का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा यू इज इक्वल टू 1/4 ई नॉट का स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये 2 तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी कितने के बराबर हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ई नॉट को जब आप नॉट को आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यू आपका क्या है, यू आपका है एनर्जी डेंसिटी, यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। जब आप ई नॉट की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, जैसे ई आर एम एस क्या होता है, ई नॉट बाई √2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो ई आर एम एस होती है, लेकिन यहाँ पे ई नॉट है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इधर √2 ई इक्वल टू ई नॉट, इसको स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ई स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे जब यहाँ पे 2 ई स्क्वायर आप लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ये ई नॉट स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे 2 विल भी कैंसिल, तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर मेरा यहीं पे खत्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।